हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेप थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बेसिक्स ऑफ पेडागोजी एट सेकेंडरी स्टेज का यूनिट सेकंड, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सेकेंडरी स्टेज लर्नर्स। और आज हम उसमें बात करेंगे इस टॉपिक की, दैट इज conflicts and challenges of secondary learners, characteristics of secondary learners। सो इन दोनों टॉपिक के बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा और समझिएगा कि क्या है ये conflict and challenges, कौन होते हैं secondary learners और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन लर्नर्स की। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट इज कन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंजेस ऑफ सेकेंडरी लर्नर्स। कन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंजेस से पहले आप ये जान लीजिए कि सेकेंडरी लर्नर्स होते कौन है। सो सेकेंडरी लर्नर्स आर बेसिकली दोज विच आर इन मिडिल और हाई स्कूल। ठीक है, मिडिल और हाई स्कूल इन द सेंस कि जो बच्चे 9th 10th और 8th 6th 7th में होते हैं, जो उस एज के बच्चे वो होते हैं, बेसिकली आप बोल सकते हो उन्हें एडोलेसेंट्स। ठीक है, जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो आते हैं किसमें, सेकेंडरी में। सो सेकेंडरी लर्नर्स आर दोज, एंड उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंजेस क्या फेस करने को मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सेकेंडरी लर्नर्स students in middle and high schools face various conflicts and challenges as they navigate a pivotal stage of पर्सनल एंड एकेडमिक्स ग्रोथ। तो ये बहुत ही ज्यादा कन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस फेस करते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हर तरह के चेंजेस, चाहे वो कॉग्निटिवली लगा लो, इमोशनली लगा लो, फिजिकली लगा लो। तो बहुत सारे चेंजेस आने की वजह से उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। तो दीज चैलेंजेस कैन बी एकेडमिक, social, emotional, related to their physical development, and some of the conflict and challenges are these। तो सेकेंडरी लर्नर्स बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो 9th से लेके जो 12th क्लास में, फिर उसके बाद कॉलेजेस में जो बीए के स्टूडेंट्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट, वो सेकेंडरी लर्नर्स होते हैं। ठीक है, सो these are some conflicts and challenges that are faced by secondary learners। first one is academic pressure and expectations, second is social challenges, third is emotional and psychological struggle, fourth one is physical and development changes, and fifth one is technology distraction। तो these are the 5 types of conflicts and challenges जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। so first one is academic pressure and expectations। तो एकेडमिक प्रेशर और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है सेकेंडरी लर्नर्स में। किस वजह से? सबसे पहले तो क्या होता है, उन्हें उनमें डर होता है, स्ट्रेस फ्रॉम ग्रेड्स। जैसे टीचर्स क्लास में तो बोल देती हैं कि आपको इतने, आप फॉर एग्जांपल 10th बोर्ड की है ना, 10th बोर्ड में क्या होता है, उन्हें पास तो होना जरूरी होता है, नहीं तो उनको क्या कर दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है। बट उससे पहले जो 9th क्लास तक होता है उसमें आजकल अब रूल बना दिया कि फेल कोई भी बच्चा नहीं हो सकता। तो 10th में बेसिकली आपको डर रहता है कि आपको पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मम्मी से डांट पड़ेगी, पापा से डांट पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने ये भी देखा होगा कि जैसे बच्चे इस एज के स्टूडेंट्स कोचिंग लेने जाते हैं, काफी कितने सारे जो होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं ना, सुसाइड कर लेते हैं। तो वो किसकी वजह से? उनको स्ट्रेस रहता है, किसका? एकेडमिक प्रेशर होता है, माँ बाप से भी स्ट्रेस रहता है। माँ बाप भी बोलते हैं कि आपको अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, टीचर्स भी बोलते हैं, अदर रिलेटिव्स भी बोलते हैं। सो उनको स्ट्रेस होता है सबसे ज्यादा ग्रेड्स का। तो सेकेंडरी लर्नर्स आर ऑफन अंडर प्रेशर टू परफॉर्म वेल इन देयर स्टडीज। तो उनको बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहता है कि उनको बहुत अच्छा करना है, उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई रखी जाती है, स्पेशली एज दे प्रिपेयर फॉर हाई स्टेक एग्जाम। अगर वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लेवल की तैयारी करें, फॉर एग्जाम्पल नीट की तैयारी, जेई मेंस की तैयारी, सो अगर वो इनकी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, जिसकी वजह से उनको प्रेशर झेलना पड़ता है हर जगह से। तो दे कैन लीड टू एंजाइटी और बर्नआउट। तो उनसे क्या होगा, उससे उनको एंजाइटी फील होगी, थकावट फील होगी, उससे स्ट्रेस होगा उन्हें बहुत ज्यादा, और फिर वो एक तरह से स्ट्रेस में ही चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत ज्यादा इनको, आई मीन इट मीन्स कि टाइम नहीं मैनेज कर पाते वो। तो बैलेंसिंग स्कूल वर्क, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड समटाइम पार्ट टाइम जॉब्स कैन बी ओवरवेलमिंग। तो इससे क्या होता है, बैलेंस नहीं कर पाते ना, ये स्कूल वर्क टाइम से कर पाते, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो अलग अलग एक्टिविटीज होती है, अलग अलग तरह की एकेडमिक प्रेशर होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो बैलेंस नहीं कर पाते अपनी लाइफ को, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बिकम क्रूशियल एज दे जगल वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी करनी पड़ती है, क्या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती है। तो उसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जगल हो जाते हैं ऑन द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो क्या चीजें करें सबसे पहले। क्या वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ध्यान दें, अगर वो उनकी काइनेस्थेटिक एक्टिविटी, ऑडिटरी, या फिर वो गाने में अच्छे, किस में ध्यान दें, वो सब वो समझ नहीं पाते। इट मीन्स कि वो टाइम नहीं मैनेज कर पाते।
नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन रिटेनिंग इंफॉर्मेशन। तो एज सब्जेक्ट्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे सब्जेक्ट्स और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, स्टूडेंट्स में स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट विच कैन अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस। जैसे हमने पियाजे की थ्योरी में पढ़ा था, जो लर्नर्स प्री ऑपरेशनल स्टेज सॉरी जो लर्नर्स फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं, वो क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अब उनको दिखावटी चीजों की जरूरत नहीं है, जो दिख फिजिकली दिख सके, अब वो मन मन में भी सोच सकते हैं ना। अब उनके मन में मतलब उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो उससे क्या होता है, उनको डिफिकल्टी होती है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में। जैसे जैसे उनका जो कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट बनता जाता है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की वजह से, कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से वो रिटेन नहीं कर पाते हैं अच्छे से, तो उनमें कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, उस तरह की मतलब स्ट्रेस पैदा हो जाता है। स्टूडेंट्स में स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो विच कैन अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस, उससे क्या होगा, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होगी। कैसे अफेक्ट होगी, अगर वो स्ट्रेस लेंगे तो नेगेटिवली अफेक्ट होगी। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज सोशल चैलेंज। अब सोशल चैलेंज क्या क्या फेस करने को मिलते हैं एडोलेसेंट एज में, या फिर आप सेकेंडरी लर्नर्स बोल सकते हो। तो सबसे पहला है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर कितना ज्यादा होता है, आपने सुना होगा कि आप अपने पेरेंट्स से जाके बोलते हो, या फिर आपके जो छोटे बहन भाई हैं अभी जो सेकेंडरी स्टेज में है, वो बोलते हैं कि मम्मी आज मेरा मेरा दोस्त तो गाड़ी लेकर आया तो मुझे भी चाहिए, है ना, उसने तो गाड़ी चलाना सीखी। तो पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है इस एज में। Secondary learners are more influenced by peer opinions and are at an age where fitting in with friends and social group become a significant concern। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों को कि वो अपने पीयर ग्रुप से क्यों नहीं मैच खा रहे हैं ना। जैसे कि कुछ उनके दोस्त हैं वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली से, और जो दूसरा दोस्त है वो मिडिल क्लास फैमिली से। तो वो कंपैरिजन करने की सोचता है कि मम्मी इसने तो ये कर लिया तो मैं भी वही करूंगा, है ना। तो वो कंपैरिजन चलता रहता है। तो आप इसको ना, मतलब इसको क्या बोला गया है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज भी बोला गया है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज भी बोला गया है। किसने बोला था वो आप जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो दिस में लीड टू डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेशर, पीयर प्रेशर इंक्लूडिंग रिस्की बिहेवियर और नेग्लेक्टिंग स्टडीज। तो उससे क्या होगा, उनका जो डिसीजन है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं पीयर प्रेशर की वजह से। तो उनके जो बिहेवियर है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आने लग जाएंगे, वो अलग अलग एक्टिविटीज करने लग जाएंगे जो उनके दोस्त करते हैं ना, और स्टडीज से एकदम से दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज कि सेकंड क्या है, बुलिंग एंड सोशल एक्सक्लूजन। So bullying and social exclusion is the bullying both in person and online can be a persistent issue during the secondary years। तो bullying मतलब छेड़छाड़ करना, है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस एज में। Social dynamics and needs of for acceptance can contribute to emotional distress from many students। तो बहुत सारे उनमें चेंजेस आते हैं, सोसाइटी को देखते हैं वो, ठीक है, बहुत सारे उनमें चेंजेस आते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको चीजें एक्सेप्ट भी करनी पड़ती है और रिजेक्ट भी करनी पड़ती है। तो उससे क्या होगा, जो उनके पसंद की जो चीज नहीं होगी वो उन्हें एक्सेप्ट करनी होगी, तो उससे क्या होगा, उनको इमोशनल डिस्ट्रेस होने लग जाएगा, मतलब वो स्ट्रेस में रहने लग जाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज सोसाइटी से अलग रहने लग जाएंगे, सोशल एक्सक्लूजन होने लग जाएगा उन्हें, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो जो चीजें सोसाइटी में हो रही है उन्हें। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी फॉर्मेशन, कि वो अपना आइडेंटिटी बनाने में लगे रहते हैं इस एज में। सोचते हैं कि हम अच्छे बने, या फिर हम, देखा होगा ना बच्चों को इस एज में कैसे रहते हैं, अलग ही रहते हैं ना। उनको किसी से, जैसे उनको क्या बनाना होता है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। Adolescent can are exploring who they are and where they belong, which can lead to a crisis of identity। तो crisis of identity बहुत ज्यादा होते हैं। एरिक एरिक्सन ने इसके बारे में बात की, उन्होंने 8 स्टेजेस दिए हैं ना, उसकी क्राइसिस की। तो उसमें जो एडोलेसेंट वाला है वो इसमें आ जाता है कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी होती है। दे में फेस डिफिकल्टीज इन रिकॉन्साइलिंग देयर पर्सनल वैल्यूज विद दोज ऑफ देयर पीयर्स और फैमिली। तो उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है अपनी पर्सनल वैल्यूज में, कि उन्हें कुछ और पसंद है, उनकी फैमिलीज को और उनके जो पीयर्स उनको कुछ और पसंद है। तो उससे क्या होता है, उनका आइडेंटिटी फॉर्मेशन वाली क्राइसिस बहुत ज्यादा हो जाती है। वो अपनी पहचान बनाने में लगे रहते हैं कि हमें अपनी पहचान बनानी है, बट अगर वो दब के रह जाते हैं, अपनी जो चीजें हैं वो बाहर नहीं उनकी आ पाती है ना, तो फिर क्या होता है, वो आइडेंटिटी फॉर्मेशन उनका हट जाता है, मतलब वो अपनी पहचान नहीं बना पाते। या तो वो नेगेटिव पहचान बनाएंगे या फिर पॉजिटिव पहचान बनाएंगे। तो सोशल चैलेंज है ये। उसके बाद है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स, क्या क्या है।
इमोशनल साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स में सबसे पहले मेंटल हेल्थ इशू, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं। किसकी वजह से? अभी हमने पढ़ा था, एकेडमिक प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है उनके ऊपर, है ना, सोशल एक्सक्लूजन होने लग जाता है। तो उन सब की वजह से उन्हें क्या होती है? एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो और भी ज्यादा एक तरह से अलग होने लग जाते हैं, ठीक है, सोशल आइसोलेशन होने लग जाता है। एकेडमिक फेलियर और फैमिली इश्यूज कैन एक्सक्रेबेट दीज प्रॉब्लम्स, तो उससे और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। किससे? अगर वो एंजाइटी डिप्रेशन में रहेंगे तो पढ़ाई को बिल्कुल नेगेटिव वे में ले जाएंगे, तो क्या होगा? वो सोशल आइसोलेशन हो जाएगा, उन्हें मतलब अकेले रहने लग जाएंगे, एकेडमिक फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेल्फ एस्टीम इश्यूज, कि उनमें सेल्फ एस्टीम इश्यूज आ जाते हैं। सर्च फॉर आइडेंटिटी एंड द डिजायर टू फिट इन कैन लीड टू इश्यूज विद सेल्फ वर्थ, ठीक है। तो मतलब उनमें क्या आने लग जाता है? आत्मसम्मान के जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा आने लगते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी बनाने को, अगर उनसे ये बोल दिया जाए कि नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना है, ये अच्छा नहीं, तो वो उस बात को मानेंगे नहीं। वो बोलेंगे कि उन्हें लगेगा कि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं ये, ठीक है। तो सर्च फॉर आइडेंटिटी के लिए सर्च करते हैं, डिजायर टू फिट इन एंड इट कैन लीड टू इश्यूज विद सेल्फ वर्थ। तो वो अपनी क्या सोचते हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ खो दिया है ना। स्पेशली एज स्टूडेंट्स कंपेयर देमसेल्फ टू अदर्स, जब वो एक दूसरे से कंपेयर करते हैं खुद को, है ना। नेक्स्ट इज फैमिली एक्सपेक्टेशन एंड कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। फैमिली की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है एडोलेसेंट्स से, क्योंकि वो इस एज में होते हैं जहाँ पे उनके पास बहुत सारी चीजें होती है करने को। फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई होती है ना, एकेडमिक एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, तो ये सारी एक्टिविटीज होती है, जिसकी वजह से क्या होगा? एडोलेसेंट में प्रेशर आएगा, किसकी एक्सपेक्टेशंस किसकी ज्यादा बढ़ेंगी? फैमिली की, और उससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, मतलब लड़ाई होंगी, है ना, मतभेद होंगे। तो दीज कैन ऑल्सो बी कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग करियर पाथ, एकेडमिक अचीवमेंट एंड पर्सनल बिहेवियर। तो ये सारी चीजें क्या होंगी? उसकी वजह से इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, मतलब मतभेद आएंगे, कि पेरेंट्स को कुछ और एक्सपेक्टेशन है, बच्चा कुछ और चाहता है। एकेडमिक अचीवमेंट्स में पेरेंट्स को कुछ और एक्सपेक्टेशन है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा करेगा, बट बच्चा उतना कर नहीं पाता, तो उसकी वजह से क्या होता है? उनको चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। Is it clear? So moving to the next slide. So next one is technological distractions, कि technological distractions क्या हैं? आपने ये तो बहुत ज्यादा होने लगा है, बच्चे शुरू से ही, एडोलेसेंट नहीं, उससे पहले वाली एज से ही, चाइल्डहुड एज से ही बच्चे क्या करते हैं? वो टेक्नोलॉजी में इतने खो जाते हैं, गेम्स में, सोशल मीडिया पे, तो जिससे क्या होता है? वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ाई से। तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से बहुत ज्यादा रील्स देखना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, तो उसकी वजह से क्या होता है? बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किससे? पढ़ाई से, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से। तो उससे क्या होगा? उनको क्राइसिस होंगे या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, है ना। तो विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया and digital entertainment, students may struggle to focus on their studies due to distraction from phones, computers and gamings. तो सोशल मीडिया और डिजिटल एंटरटेनमेंट की वजह से स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है? स्ट्रगल करना पड़ता है कि वो स्टडीज पे फोकस करे या फिर फोन पे फोकस करे, है ना। तो उसमें एक तरह से जंग सी लड़ी रहती है। Second is cyberbullying. The digital world exposes students to new forms of bullying, including harassment through social media platform और मैसेजिंग एप्स विच कैन इम्पैक्ट देयर मेंटल हेल्थ। तो साइबर बुलिंग मतलब इंटरनेट के थ्रू उनको परेशान करना। तो जैसे कुछ फोटोज होती हैं बच्चों की, है ना, फोटोज के थ्रू बच्चों को धमका देना, वीडियोज के थ्रू बच्चों को धमकाना, उनके मार्क्स को डिस्प्ले कर देना इंस्टाग्राम पे उनकी, है ना। तो ये सारे क्या है? साइबर बुलिंग। इज इट क्लियर? तो इसकी वजह से क्या होगा? बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी लर्नर्स, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अभी हमने पढ़ा था चैलेंजेस और उनको कॉन्फ्लिक्ट जो फेस करने को मिलते हैं, फिजिकल सॉरी दैट इज एकेडमिक कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, सोशल चैलेंजेस बहुत ज्यादा फेस करने को मिलते हैं, तो इमोशनल और साइकोलॉजिकल। तो दीज वर द चैलेंजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट दैट वर फेस्ड बाय द that have to be faced by the secondary learners. उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी लर्नर्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेकेंडरी लर्नर्स की, कैसे पहचानते हैं कि वो सेकेंडरी लर्नर्स हैं? तो बात करते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी लर्नर्स किस एज में होते हैं? 12 से लेके 18 तक की एज में सेकेंडरी लर्नर्स होते हैं। एग्जिबिट्स अ वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट शेप हाउ दे लर्न एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड
अराउंड देम। तो अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उन्हें क्या करना होता है, शेप करना पड़ता है। मतलब अभी जब चाइल्डहुड तक की एज में होते हैं वो घर पे होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा उनमें पीयर प्रेशर नहीं होता, ज़्यादा फैमिली प्रेशर नहीं होता। बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनमें जो फैमिली प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से उनको शेप मतलब चेंज होना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, और कैसे लोगों से वो इंटरेक्ट करेंगे उसकी वजह से वो उनमें चेंजेस आते हैं। तो हियर आर सम की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी लर्नर्स। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला कॉग्निटिव डेवलपमेंट, second is emotional, social and emotional development, third is motivation and learning preferences, fourth one is learning style and challenges, fifth one is moral and ethical development, and sixth one is physical and health development. So these are the 6 types of characteristics जो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू द योर माइंड, योर इंटेलेक्चुअल, ठीक है, कि आप कैसा सोचते हैं, आप में कितनी क्षमता हुई है सोचने की, है ना। तो वो तो सबसे पहला होता है उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होने लग जाती है। अभी हमने बात की थी एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट के बारे में। कॉन्क्रीट मतलब मूर्त चीज है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त चीज है, कि अब बच्चे को कुछ विजिबल चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, वो माइंड में ही सोल्व कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम प्लस माइनस करना सिखाते हैं तो कैसे करते हैं, वो नोटबुक में लिख के, है ना, उनको क्या करते हैं, जैसे 5+3 कराना है तो कैसे कराते हैं टीचर, 5 लिखवाती है, फिर नीचे 3 लिखवाते हैं, फिर प्लस का साइन, फिर 5 के डंडे बनवाती है, 5 डंडे, है ना, फिर 3 के डंडे बनवाते हैं, फिर इनको ऐड करवाते हैं, फिर उनको पता चलता है। बट अब क्या होगा इस एज में, एडोलेसेंट वाली एज में, कि अगर उन्हें मल्टीप्लाई भी करना है 5 × 8 तो वो लिख के नहीं, वो मन में ही कर लेंगे। अब उन्हें लिखा हुआ नहीं चाहिए, अब उनको वो खुद ही, मतलब वो इतने ज्यादा एबल्ड हो चुके हैं कि वो एब्स्ट्रैक्टली सोच सकते हैं, ठीक है। दे बिगिन टू रीजन बियॉन्ड कॉन्क्रीट फैक्ट्स। तो वो अब क्या है, कॉन्क्रीट फैक्ट से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। एक्सप्लोर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। तो अब उनको चीजें, अगर हम कहानी बनाएंगे, कहानी देंगे किसी चीज से रिलेटेड, तो वो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस सिचुएशन को सोच सकते हैं कि हाँ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, जो कॉम्प्लेक्स, जो बहुत ज्यादा हार्ड कॉम्प्लेक्स है उनको भी समझने लग जाते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, उनकी जगह उनको अब अलजेब्रा भी आने लग जाता है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से। सो द नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल थिंकिंग, भी उनके डेवलप होने लग जाती है। वो कैसे, दे बिकम मोर अडेप्ट टू एट क्वेश्चनिंग, कि अब वो क्या क्वेश्चंस अराइज करने लगेंगे ना। अब वो सीख भी रहे हैं, साथ साथ में समझ भी रहे हैं और क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, ठीक है। बट टीचर से, अपने पीयर ग्रुप से एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं और इवेल्युएट करते हैं इंफॉर्मेशन को, कि अगर टीचर ने ऐसा बताया है तो वो हमारे लिए किस चीज में बेनिफिशियल है, क्यों बेनिफिशियल है, हमें कितना याद रखना चाहिए, और हमें क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या क्या हमें इस टॉपिक में डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो उस चीज का वो इवेल्युएशन करने लग जाते हैं। मेकिंग दैम मोर इंडिपेंडेंट थिंकर्स। तो उसकी वजह से क्या बनते हैं वो और इंडिपेंडेंट थिंकर बनते हैं, कि वो खुद से ही करने लग जाते हैं। जैसे आप देखो स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम में कितना चेंजेस आता है ना आपकी पढ़ाई में। स्कूल टाइम में क्या होता है, टीचर्स आपके पीछे लगी होती है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना। बट कॉलेज टाइम में क्या होता है, खुद से ही आपको सेल्फ लर्निंग अपनी डेवलप करनी पड़ती है। तो वो किसकी वजह से, क्योंकि आप में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आने लगी है और क्रिटिकल थिंकिंग आने लगी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंडरी लर्नर्स आर इंक्रीजिंगली कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड डिवाइसिंग strategies for solving them, often with more structured approaches। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली दिक्कत भी नहीं रहेगी बच्चों को, ठीक है, एडोलेसेंट एज में। तो बच्चे क्या होंगे, कैपेबली लर्न कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को, जो स्ट्रेटेजीज है उन प्रॉब्लम से हटने की। फॉर एग्जांपल बच्चों को बोल दिया कि बच्चों ने देखा कि हम उनकी जो मैथ्स में जो दिक्कत है वो अलजेब्रा में सबसे ज्यादा आ रही है, तो वो अपने पीछे के टेस्ट देखेंगे कि किन किन चीजों में उन्हें किन कॉन्सेप्ट्स में उनको दिक्कत है अलजेब्रा में। तो वो फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे, फिर स्ट्रेटेजीज बनाएंगे खुद की और फिर सॉल्व करेंगे कि उनको क्या दिक्कत थी, कैसे दिक्कत थी। फिर टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, पीयर से पूछेंगे, तो उससे क्या होगा, उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो दीज आर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट arises in the adolescent age or secondary learners। Is it clear? नेक्स्ट वन इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में सबसे पहले उनको क्या
क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी, आइडेंटिटी फॉर्मेशन में लग जाते हैं वो। उन्हें ये होता है कि वो कौन है, उन्हें पता चलने लग जाता है उनके गोल्स क्या हैं, उनको आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो वो स्ट्रेटजीज वगैरह सब बना लेते हैं अपनी। तो दे आर बिगिन टू डिफाइन हु दे आर एंड विच इन्फ्लुएंस देयर मोटिवेशन एंड बिहेवियर। तो उनकी वजह से क्या होता है, उनका मोटिवेशन इंक्रीज होता है जब उन्हें समझ में आने लग जाता है कि वो कौन है, उनको क्या करना है, कैसे करना है, उनके गोल्स क्या है, उनको कैसे अचीव करना है, क्या पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस है। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं और उनका बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा उनका आइडेंटिटी फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज पीयर इन्फ्लुएंस। पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे इस एज में पीयर्स की बहुत ज़्यादा मानते हैं, कि बोलते हैं ना कि मम्मी पापा उस मेरे फ्रेंड ने ये किया तो मुझे भी ये करना है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है सेकेंडरी लर्नर्स में, दे आर हैवली इन्फ्लुएंस बाय देयर पीयर्स। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं उनसे, जैसे कि सोशल ग्रुप ऑफ फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा बनाते हैं इस एज में। और उससे क्या होता है, वो अफेक्ट करता है क्या, उनके इमोशनल सोशल डेवलपमेंट को। अगर उनके दोस्त अच्छे होंगे तो वो भी अच्छे होंगे, है ना। बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है अगर उनके दोस्त होंगे बहुत ज़्यादा गलत एक्टिविटीज़ में, तो उन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ेगा उन अपने पीयर्स का, ठीक है। उनके इमोशनल में भी, जैसे उसका जैसे किसी स्टूडेंट का दोस्त बन गया वो, जो बहुत ज़्यादा रोता है ना, बात नहीं करता किसी से भी, तो वो भी क्या हो जाएगा एक तरह से, अगर वो इसकी एनवायरनमेंट में रहेगा तो वो भी ऐसा ही बन जाएगा, सॉरी। फिर उसके बाद है इमोशनल रेगुलेशन, क्या वो इमोशंस पे काबू करना स्टार्ट कर देते हैं। जब छोटे होते हैं बच्चे तब क्या करते हैं, हर बात पे रोने लग जाते हैं, कहीं पे भी मार्केट में और घर पे रिलेटिव्स आए तब भी रोने लग जाते हैं अपनी चीज़ों को कंप्लीट, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। बट जब एडोलेसेंट में आते हैं बच्चे, तो वो क्या करते हैं, छुप छुप के रोते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, चीज़ों में मतलब कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। दे मे एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, secondary learners are developing better emotional control, though they can still experience mood swings। उनमें मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रेस किस बात का, एकेडमिक प्रेशर का, फैमिली एक्सपेक्टेशंस का, पीयर प्रेशर का, तो इन सब चीज़ों का। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंस, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लग जाते हैं सेकेंडरी लर्नर्स। इस स्टेज में आके सोचते हैं कि उनके माँ बाप का कोई रोल नहीं है, अब उनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें, अपने डिसीजंस वो खुद लेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी खुद ही निभाएंगे, ऐसा उनमें ऐसा फील होने लग जाता है। तो दीज आर द social and emotional development characteristics of secondary learners। next one is motivation and learning preferences। उनमें मोटिवेशन कैसा होता है, लर्निंग प्रेफरेंसेस क्या होती है। तो फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमी, ठीक है। ऑटोनॉमी मीन्स सेकेंडरी लर्नर्स आर मोर मोटिवेटेड व्हेन दे हैव अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर देयर लर्निंग, कि वो क्या अपनी लर्निंग पे अगर उनका कंट्रोल है तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, है ना। दे ऑफन प्रेफर अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, की ऑटोनॉमी मतलब उनका ही अधिकार होना उस चीज़ पे। जैसे उनकी लर्निंग पे अगर उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, तो उनका जो अकेडमिक जो उनका चीज़ें होंगी, ठीक है, एकेडमिक उनकी अच्छी आदतें होंगी, वो अच्छी होंगी, मतलब वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दे ऑफन प्रेफर अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट इन रेलिवेंस, जो चीज़ें सही होंगी उसमें उनका इंटरेस्ट होगा। दे आर मोर एंगेज व्हेन लर्निंग इज डायरेक्टली रेलिवेंट टू देयर लाइव्स, कि जब उनके लाइफ से जो चीज़ें जोड़ के अगर टीचर पढ़ाएगा या फिर कोई भी उन्हें लर्न कराएगा, तो वो बहुत ज़्यादा एंगेज फील करेंगे। फ्यूचर गोल से रिलेटेड अगर बातें होंगी तो बहुत ज़्यादा एंगेज फील करेंगे, और इंटरेस्ट उनके अकॉर्डिंग अगर बातें होंगी तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। दे टेंड टू फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल एंड करियर रिलेटेड नॉलेज, तो अब वो क्या करने लगे, प्रैक्टिकल और करियर रिलेटेड नॉलेज पर ध्यान देने लग जाते हैं इस एज में आके। नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन होने लग जाता है उनमें। while some learners are motivated by, एक मिनट, while some, इसे रब कर देती हूँ, while some learners are motivated by external rewards, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो external rewards के थ्रू मोटिवेट होते हैं, कि जैसे उनको अच्छे ग्रेड्स आना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए अप्रूवल मिल जाना, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने कहा कि अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तो मैं तुम्हें साइकिल दूंगा, है ना, तो क्या होगा, वो मोटिवेटेड होंगे कि उन्हें साइकिल चाहिए, तो इसलिए वो अच्छा पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल रिवार्ड हो गए, मतलब एक्सट्रिंसिक मोटिवेट हो गए वो। बट अगर वो उनके मन में ही ऐसी चीज है, मतलब उनको पर्सनली कुछ अच्छा करना है, उनको कोई एक्सटर्नल रिवार्ड से मैटर नहीं करता, उनको खुद की स्किल्स में मास्टरी करनी है, पर्सनल अचीवमेंट चाहिए, तो वो क्या आएगा, एक्सट्रिंसिक गोल्स होंगे उनके, मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सटर्नल रिवार्ड्स होगा वो, इंटरनल रिवार्ड होगा, सॉरी, और इंटरनल
उनके जो गोल्स होंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लर्निंग स्टाइल्स एंड चैलेंजेस। अब लर्निंग स्टाइल और चैलेंजेस कैसे होते हैं इस एज में, तो सबसे पहले डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स होती है उनकी। सेकेंडरी लर्नर्स हैव डाइवर्स लर्निंग प्रेफरेंसेस सच एज विजुअल, कि अलग अलग तरह की प्रेफरेंसेस होते हैं, कि किसी को देख के ज़्यादा अच्छा लगता है और किसी को सुन के ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, किसी को हाथ पैर चला के मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें करके अच्छे से समझ आता है, या फिर रीडिंग राइटिंग के थ्रू, जैसे हमने क्लास में बात की थी ना उस तरह से, ठीक है। तो देयर आर डाइवर्स लर्नर्स। तो उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग दीज कैन हेल्प टेलर एजुकेशनल अप्रोचेस। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर बच्चे अलग अलग तरह से पढ़ेंगे तो उनकी जो एजुकेशनल अप्रोचेस है वो टेलर होंगी, मतलब और ज़्यादा एनहेंस होंगी। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है उनमें ज़्यादा, दे आर मोर लाइकली टू टेक रिस्क इन लर्निंग, ट्राइंग आउट न्यू स्ट्रेटेजीज, एक्सप्लोरिंग अननोन सब्जेक्ट्स। तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं इस टाइम पीरियड में। देखा है ना कि बच्चे कैसे बाइक चलाना सीखते हैं इस एज में, उनको पता है कि उनको लगेगी चोट, फिर भी वो चाहते हैं कि वो ये सारी चीज़ें करें। तो रिस्की नेचर के होते हैं और नई नई स्ट्रेटेजीज को अपनाना, ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद अननोन सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करना, कि वो ये देखने लग जाते हैं कि इन चीज़ों में क्या है, मतलब बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, बुक्स और मैगजीन, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज अटेंशन एंड फोकस कैसा होता है, तो सम सेकेंडरी लर्नर्स में स्ट्रगल वाइल मेंटेनिंग अटेंशन, कि कुछ जो सेकेंडरी लर्नर्स होते हैं उनको अटेंशन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, स्पेशली व्हेन विद डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम टेक्नोलॉजी और सोशल लाइफ। स्पेशली किससे, जब अगर उनकी जो लाइफ है वो टेक्नोलॉजी में से ही डिस्ट्रैक्ट हो गई है, मतलब वो फ़ोन में बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ कर रहे हैं, सोशल लाइफ उनकी अलग हो चुकी है, मतलब वो पीयर्स की ज़्यादा मानते हैं, सोसाइटी में ज़्यादा रहने लग गए। तो उससे क्या होगा, उनकी जो अटेंशन और फोकस है वो डिक्रीज हो जाएगी, स्ट्रगल करेंगे वो। बट अगर वो ज़्यादा ही फोकस्ड है अदर्स में, हाइपर फोकस ऑन सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ की। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उसी एक्टिविटीज़ में, फॉर एग्जांपल जिसको आर्ट एंड ड्राइंग करना पसंद है वो आर्ट एंड ड्राइंग में ही चला जाएगा, वो उसी में फोकस करेगा अपने पूरे करियर में। सो नेक्स्ट वन इज मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट। मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट मीन्स कि अब मोरल एंड एथिकली कैसे होते हैं वो, तो मोरल रीजनिंग उनमें आने लग जाती है, मतलब उन्हें अच्छे चीज़ों और बुरी चीज़ों के बारे में पता लगने लग जाता है। दे बिगिन टू डेवलप more sophisticated moral reasoning considering societal norm and ethical dilemmas in addition to personal values। तो वो सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मोरल वैल्यूज अपनी अपनाते हैं। जैसे अगर सोसाइटी ने मान लिया कि अगर सिगरेट पीना बेकार है, सोसाइटी में ये माना गया है, तो उनके लिए भी वो बेकार चीज़ है ना। तो वो सोसाइटल नॉर्म्स को देख के अपनी जो मोरल रीजनिंग है, तर्क है, वो बनाने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जस्टिस एंड फेयरनेस। अगर वो नहीं बनाएंगे तो वो किस में आ जाते हैं, एथिकल डायलेमाज में आ जाते हैं, मतलब उनको कंफ्यूजन होने लग जाती है कि वो क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो अलग रास्ता पकड़ लेते हैं, गलत वाला, रोंग, ठीक है, फिर वो इमोरली काम करने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज जस्टिस एंड फेयरनेस। तो जस्टिस एंड फेयरनेस दे बिकम मोर सेंसिटिव टू इश्यूज ऑफ फेयरनेस, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं इसके प्रति, कि जैसे जो कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, कोलबर्ग ने, आप अपने सीटेट की जब तैयारी करोगे ना तो कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में पढ़ोगे। तो कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट पे फोकस किया, उन्होंने इसी एज में बोला है कि बच्चे जो इक्वालिटी और जस्टिस पे फोकस करने लग जाते हैं, मतलब उनके लिए बस वही चीज़ सही है जो जस्टिकली प्रूव हो सके, जिस जो मतलब सही हो, बिल्कुल ही सही हो। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर चोरी कर ली है, किसी एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करके, या फिर जैसे कि जो हिंस डायलेमा बताया था इन्होंने, कोलबर्ग ने, हिंस डायलेमा, उसमें क्या था कि उसकी बीवी बीमार थी और उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने चोरी कर ली, कहाँ से, मेडिकल स्टोर से दवाई होगी। तो इस एज में अगर बच्चे से पूछा जाएगा कि उसने चोरी की तो सही किया गलत किया, तो बच्चे मोस्टली क्या करेंगे, आंसर देंगे कि जो इक्वालिटी और जस्टिस वे में अगर हम बात करें तो वो गलत है, किसके लिए, हिंस के लिए, और उसे सजा मिलनी चाहिए, विच में लीड देम टू चैलेंज ऑथोरिटी और पुश फॉर सोशल चेंज। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो सोशल चेंज में बहुत ज़्यादा एक तरह से भागीदारी लेंगे, ये करेंगे कि जो चीज़ सही है उसके बारे में सही बोलेंगे, जो चीज़ गलत है तो उसके बारे में गलत बोलेंगे, तो उससे सोशल चेंज में वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। सो दैट वाज द मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज फिजिकल एंड हेल्थ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो फिजिकली और हेल्थ वे में जो उनमें चेंजेस आते हैं, सबसे पहले ये है प्यूबर्टी, मतलब उनमें हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं। सेकेंडली लर्नर्स गो थ्रू सिग्निफिकेंट फिजिकल चेंजेस, जैसे कि उनके मूड चेंज होने लग जाता है, एनर्जी लेवल्स चेंज होने लग जाता है, जैसे सुबह वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, एंड तक आते थे वो बहुत ज़्यादा थके हुए मिलेंगे, सेल्फ इमेज बनाने लग जाते हैं वो। तो उनमें प्यूबर्टी वाला सीन आता है, मतलब
फिजिकली बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उन्हें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। दे कैन इन्फ्लुएंस देयर लर्निंग हैबिट्स एंड फोकस, तो जो उनकी लर्निंग हैबिट्स और फोकस है वो इन्फ्लुएंस होने लग जाता है उनकी मूड्स के ऊपर, उनके एनर्जी लेवल के ऊपर, उनके सेल्फ इमेज के ऊपर। सो नेक्स्ट वन इज हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एडोलसेंट में ऑल्सो फेस हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस सच एज स्लीप डेप्रिवेशन, की उनको नींद बहुत कम आने लग जाती है, नींद में बहुत कमी होने लग जाती है। मेंटल हेल्थ कंसर्न होते हैं क्योंकि उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा अराइज होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा अराइज होता है, और स्ट्रेस रिलेटेड टू एकेडमिक एंड सोशल प्रेशर, तो उनमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, किसमें, किसकी बात की हमने अभी, सेकेंडरी लर्नर्स की। सेकेंडरी लर्नर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बात की थी। ठीक है, सो ये सारा, चलो उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। हमने पढ़ा था, हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, चैलेंजेस और जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, चैलेंजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट फेस बाय सेकेंडरी लर्नर्स, और उसके बाद हमने पढ़ा that was a characteristics of secondary learners। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या क्या चैलेंजेस थे, समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट करना कि कैसी लगी वीडियो। अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, आपका कोई भी डाउट है आप फील फ्री टू आस्क, कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो इज इट क्लियर? सो दैट वाज इट। बने रहिएगा मेरे चैनल से और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओके।